जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी साहब एजुकेशन पर जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड 2023 के लिए केमिस्ट्री। तो एक्चुअली में आज अपने को नेक्स्ट टॉपिक मूव करना हुआ है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। हालांकि मैं बताने को तो क्वांटम संख्या एक सिंपली एक लाइन लिख के कि वे नंबर वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति की व्याख्या करते हैं, पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं। यानी कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉम्स में किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो होते हैं क्वांटम नंबर। तो मैं उस आपको एक सिंगल लाइन ऐसे जंप नहीं करवाना चाहता। यानी कि मतलब ये हो गया ना कि क्वांटम नंबर, फिर आप सोचो कि सर अपन तो क्या पढ़ रहे थे, लास्ट में जो अपन ने जो मॉडल पढ़ा वो था रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। फिर बोर के मॉडल पे आए, फिर अपन ने कुछ समझदारी वगैरह पढ़े, तो सर उसके बाद डायरेक्ट ये क्वांटम नंबर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उस सब पे उससे जंप करें उससे पहले आज की क्लास में इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई उनमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये क्लास, ये चीज़ें जो मैं आपको लिखाऊंगा ये कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इनको समझना जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जब मैं क्वांटम नंबर की समझाऊंगा तो फिर मैं बोलूँगा अच्छा उसने ये कहा था, तो उसने वो क्या कहा था वो मैं पहले ही बता देता हूँ, समझ गए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बीच में अपन ने एक चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो समस्थानिक है, ठीक है, आइसोटोप्स वगैरह उसके रिगार्डिंग बात की थी। यानी कि मतलब उसमें जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनका मास, इसके रिगार्डिंग बात की थी। बाकी अगर उससे पहले वाला एक चैप्टर देखो तो उसमें अपने लास्ट पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के अंदर कुछ मिस्टेक रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, उनके लिए आया था बोर मॉडल, ठीक। तो अब एक्चुअली में बोर मॉडल में भी कुछ मिस्टेक है, कुछ क्या है, कमी है, शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर मॉडल। तो अब देखो, तो शॉर्ट कमिंग और बोर मॉडल क्या है, तो एक्चुअली में ध्यान से देखो तो आपके फिजिक्स में एक चैप्टर भी है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। वो ऐसा क्यों है, देखो ओनली फॉर वो हाइड्रोजन परमाणु का क्यों लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई लिथियम का बोर मॉडल, ठीक है, क्योंकि वो जो मॉडल है वो ओनली फॉर हाइड्रोजन की ही अच्छे से व्याख्या करता है, या फिर ऐसे जो एटॉम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की व्याख्या नहीं कर सकता। यानी कि इसका जो शॉर्ट कमिंग क्या है कि जो बोर मॉडल है ऐसे एटॉम, ठीक है, या फिर ऐसे एलिमेंट जिसमें एक से अधिक मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये ओनली फॉर किसको करता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि हाइड्रोजन, किसको करता है एक्सप्लेन, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार हीलियम में देखो, हीलियम में दो होते हैं, लेकिन दो में से एक दे दिया तो कितना रह गया, पीछे एक रह गया। तो इसमें भी एक, यानी कि हीलियम प्लस वन इसकी व्याख्या करेगा, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में तीन होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन तीन में से दो दे दिए, दो क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, तो पीछे कितना रहा, एक रहा। या फिर बेरिलियम में देखो, उसमें कितने चार होते हैं, उसमें तीन दे दिए तो कितना, पीछे एक रहा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, बोर मॉडल इज द ओनली यूजफुल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉम। यानी कि सिंगल जो एक इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु है उसके लिए ही उपयोगी है बोर मॉडल, ठीक है। तो बोर मॉडल यदि एक से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन हुए, दो, तीन, चार, तो इस प्रकार के जो तत्व है, इस प्रकार के जो तत्व है उनकी व्याख्या नहीं कर सकता, समझ गए। अगर आपको कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन जो है तत्व एलिमेंट, या फिर तो क्या उसकी बोर मॉडल से व्याख्या की जा सकती है, नहीं की जा सकती, समझ गए। चलिए, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के दीर्घवृत्ताकार जो होते हैं ऑर्बिटल, उनकी व्याख्या नहीं करता। यानी कि इसने क्या बोला, सिर्फ इसने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, कक्षा में चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ में, जबकि एक्चुअली में रियल में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे उनका दीर्घवृत्ताकार पाथ, दीर्घवृत्ताकार यानी कि ऐसा इलेप्टिकल, यानी कि जो अंडा होता है ना, अंडे के आकार का, एग आकार का, ऐसे अंडे के आकार का ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है।
तो एक सर्कुलर हो गया, ये हो गया इलिप्टिकल, वर्ताकार और दीर्घ वर्ताकार। तो एक्चुअली में इसने सिर्फ यही कहा कि ओनली फॉर वर्ताकार में चक्कर लगा था, इसने दीर्घ वर्ताकार की व्याख्या नहीं की। ठीक है, इसने ये जो इलिप्टिकल होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। समझ गए? ये 2 पॉइंट आपको जानने बहुत जरूरी थे। ठीक, उसके अलावा आपके नॉलेज के लिए एक जीमेन इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेगा अपन, सिंपली ऐसे सिर्फ नॉलेज के लिए जीमेन इफेक्ट, जीमेन प्रभाव और स्टार इफेक्ट यानी कि स्टार प्रभाव, इनकी भी व्याख्या नहीं करता, इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट ये और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। समझ गए? तो कुल मिला के जो बोर मॉडल है वो ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटॉम है उनके लिए अच्छा है, बाकी इतना फायदेमंद नहीं है। ठीक, तो इस बोर मॉडल की जो शॉर्ट कमिंग है उसको दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए एक बोर सोमरफेल्ड करके मॉडल आया। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। चलिए, तो अब देखिए जो बोर मॉडल में जो मिस्टेक रह गई थी उनके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत किसने बात की? सोमरफेल्ड ने। एक्चुअली बोर और सोमरफेल्ड ने मिलकर फिर एक नया मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बोर सोमरफेल्ड मॉडल। एक्चुअली में ये है क्या? ये बोर मॉडल का विस्तारित रूप है। बोर मॉडल का विस्तारित रूप यानी कि एक्सटेंशन है। समझ गए? ये बोर मॉडल का क्या है? सिर्फ एक्सटेंशन। ठीक है, इन्होंने कोई नए सिरे से कोई मॉडल डेवलप नहीं किया है, ये ओनली फॉर जो बोर मॉडल, बोर में जो बात कही थी उसमें कुछ बातें चेंज करके और जोड़ दी, बस इतना सा है। ठीक है, तो ये है बोर मॉडल का विस्तारित रूप यानी कि एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, जो वो बोलते हैं बोर सोमरफेल्ड मॉडल। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षक में नाभिक के चारों ओर घूमता है, यानी कि एक जो एटॉम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल पाथ में भी घूम, यानी कि जो दीर्घवृत्ताकार होता है इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ इसमें क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसमें क्या करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी कि सोमरफेल्ड ने ये कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार में नहीं, दीर्घवृत्ताकार। तो फिर उसने बोला कि भाई बताओ वृत्ताकार के बारे में क्या है? तो उसने क्या कहा कि वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर है वो इस दीर्घवृत्तीय यानी कि जो इलिप्टिकल है इसका विशेष स्थिति यानी कि स्पेशल कंडीशन है। ये क्या है? स्पेशल कंडीशन है। यानी कि अगर आप बोलने को तो क्या बोलोगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दीर्घवृत्ताकार में ही घूमता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल केस में वो वृत्ताकार भी घूमता है। समझ गए? कभी कभी स्पेशल केस में वो वृत्ताकार भी घूमता है, वो उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। वो क्या है? स्पेशल कंडीशन है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल स्पेशल कंडीशन मतलब मैं जैसे कि इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। ठीक है, अब मेरे को कोई बोलते कि डॉक्टर, मेरे को कोई बोलते डॉक्टर बोलते, तो एक्चुअली डॉक्टर इज एक स्पेशल कंडीशन है कि इंसान के अंदर की स्पेशल कंडीशन क्या होगी? डॉक्टर। ठीक है, तो उसी प्रकार जो दीर्घवृत्तीय है तो घूमेगा तो दीर्घवृत्त, लेकिन स्पेशल केस में वो वृत्ताकार में भी घूमेगा। अभी सर कभी दीर्घवृत्ताकार घूमेगा वृत्ताकार, इसका कैसा पता लगेगा? तो एक्चुअली में इसका पता नहीं लगाया जा सकता एग्जैक्टली। ठीक है, वही बात अपन आगे करेंगे। समझ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार घूमेगा या वृत्ताकार घूमेगा, इसका एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन आगे बात करेंगे। बात क्लियर? चलिए, तो फिर यहां से क्या हुआ? अपने सामने जो मॉडल से जो करेक्शन निकल के आया वो है कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षक में नाभिक के चारों ओर घूमता है, और जो वृत्तीय पथ है वो दीर्घवृत्तीय की एक विशेष स्थिति है, स्पेशल कंडीशन है। समझ गए? चलिए, ये आगे बात आएगी, इसको मैं वहां थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो अब देखो, अब तक अपन ने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? डाल्टन भाई साहब से। डाल्टन भाई साहब से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ये गोल्डस्टीन आगे, ठीक है, जे थॉमसन आगे। बात क्लियर? फिर उसके बाद कौन आगे? रदरफोर्ड आगे, जेम्स चैडविक आगे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, इनके बारे में बताया। ठीक है, फिर कौन आया? बोर आया। बोर ने भी कुछ मॉडल दिया। फिर बोर और सोमरफेल्ड ने मिलके
उसको चेंज करके मॉडल दिया। तो अब तक अपने को क्या मालूम पड़ा, अब तक अपने को ये मालूम पड़ा कि भाई एक क्या होता है, परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, किस कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार, किसमें, दीर्घवृत्ताकार। अगर बोर के अकॉर्डिंग तो क्या बोला था पहले, वृत्ताकार, सर्कुलर, लेकिन बोर समरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हो गया ये, दीर्घवृत्ताकार। तो क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। समझिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ना, तो कक्षा ऐसे दीर्घवृत्ताकार होती है, ऐसे, समझ गए। तो ऐसी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर इसके बारे में, इसका जो मास है वो भी मालूम पड़ गया। अभी इसका मास टोटली कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, इसके न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ मास रहता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको अपन नेग्लेक्ट मान सकते हैं। सब कुछ बातें इसके रिगार्डिंग अपन ने कर ली। अब सबसे मेन बात ये आती है कि सर सब कुछ ठीक है, इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते भी है, वो भी ठीक है, ठीक है, वृत्ताकार में भी घूमते हैं, लेकिन सर ये बताओ कि अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे, इनका मतलब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं। अगर सिंगल की बात करें, अगर हाइड्रोजन या फिर जो हाइड्रोजन के बाद हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 उनकी बात करें जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो तो चलो मान लिया कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, उसमें वो चक्कर लगा रहा है। जहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे, उनकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, यानी कि नाभिक के चारों ओर इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार होगा, और कब किस स्थिति में वो वर्ताकार घूमेंगे, किस स्थिति में दीर्घवृत्ताकार घूमेंगे, इन सभी बातों की व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना अभी तक बाकी था। समझ गए। तो वही चीज, उन्हीं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एटॉम में स्थिति, यानी कि जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, उसको बताने के लिए ही कौन आया था, क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर भी डायरेक्टली नहीं आए, उससे पहले दो थ्योरी आई, डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है, फिर हाइजेनबर्ग वाली थ्योरी, इनको मिलके फिर आगे आती है समीकरण। उस समीकरण को सॉल्व करेंगे अपन आगे, क्या है माजरा, चलिए अपन आगे, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में जाके मैं आपको आज इतना बताऊंगा कि ये होती है क्वांटम संख्या। फिर अगले लेक्चर में पूरा क्वांटम नंबर, अगर आज तक किसी को समझ में नहीं आया ना तो आपको पक्का आ जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जरूरी है थोड़ा समझना, क्योंकि इसके बेस पे ही अपन क्वांटम नंबर पे लैंड करेंगे, डायरेक्टली लैंड करना अच्छा नहीं रहता, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, लुइस डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, लाइट की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश ड्यूल नेचर में होता है, कैसे, एक तो पार्टिकल टाइप कण और एक वेव टाइप में तरंग, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे यही जो मैक्सवेल का फिर विद्युत चुंबकीय, उसमें फिर यही इन सबसे चीज होता है, मालूम पड़ता है कि भाई जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या है, ड्यूल नेचर का है, यानी कि पार्टिकल टाइप में भी है और वेव टाइप में भी है। समझ गए। उसी प्रकार तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि उसी प्रकार सेम लाइक दैट जो मैटर है, जो पदार्थ है, उनके लिए भी ये केस सत्य होना चाहिए। समझ गए। अगर ये कह रहे कि अगर लाइट है, अगर लाइट एक ड्यूल नेचर में हो सकती है, यानी कि लाइट वेव फॉर्म भी हो सकती है, पार्टिकल फॉर्म भी हो सकती है, यानी कि तरंग और कण फॉर्म भी हो सकती है, तो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, सारे जो पदार्थ वगैरह या फिर जो दूसरे जो पार्टिकल है, कण, छोटे छोटे कण है, सूक्ष्म कण है, ठीक है, वो क्या, उनके ऊपर भी तो ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, उनका भी तो ड्यूल नेचर होना चाहिए। समझ गए। तो जी हाँ दोस्तों, उनके लिए भी फिर इसने सिद्ध किया, इसने लुइस डी ब्रोगली ने सिद्ध किया, इसने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन का तरंग वेव रूप है। यानी कि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो मास होता है, इसका मतलब वो क्या, एक पार्टिकल है, वो क्या, कण है, इतना तो अपने को पता ही था पहले। अब उसने डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म भी होता है, तरंग रूप भी होता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में भी तो होता ही है, कण, उसके साथ साथ वेव फॉर्म में भी होता है, तरंग फॉर्म में, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। क्या होता है, ड्यूल नेचर। बात क्लियर। और
इसी ड्यूल नेचर पे यदि आप इलेक्ट्रॉन को यदि वेव फॉर्म में मानो, तो इसने लुईस डी ब्रोगली ने बोला कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में मानो, तरंग रूप में मानो, तो जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल और इस तरंग रूप की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एज ए आप तरंग रूप में मानो, तो बोर मॉडल की आप सही ढंग से व्याख्या कर सकते हो, नाइसली एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि इनमें क्या है, सिमिलिटी है, समानता पाएगी, समझ गए। तो इससे ये फिर क्या हो गया, लुईस डी ब्रोगली का ये ड्यूल नेचर वाला सिद्धांत क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अब जब भी कोई चीज वेव फॉर्म में होगी तो क्या आएगा, वहां पे तरंग दैर्ध्य आएगी। क्योंकि जब भी अपने सामने बात क्या आती है, अपन बात करते हैं किसकी, तरंग या वेव की बात करते हैं, तो अपने सामने सबसे पहला पॉइंट आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। जब फिजिक्स में अपन वेव पढ़ेंगे तो यहाँ चीजें मैं अच्छे समझाऊंगा, लेकिन सिंपली मैं बता दूं कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। जैसे ये है ना, ये वेव जा रही है, ठीक है, वेव तरंग, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये होती है अपने तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेव लेंथ। ठीक, तो उसने ये बताया कि लैम्बडा किसको शो करता है, तरंग दैर्ध्य को, वेव लेंथ को लिख लेना। ठीक है, H/P क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नीतांक, यानी 6.6 × 10⁻⁴ वो उसकी जो वैल्यू होती है वो। और नीचे P क्या है, संवेग, मोमेंटम। P क्या है, संवेग, मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, तो m × c क्यों लिखा, क्योंकि c क्या है, वेलोसिटी है, c भी क्या है, वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी h आएगा यहाँ पे, H/mc, समझ गए। प्लांक नीतांक, प्लांक कांस्टेंट अपॉन मास, और ये c, ये किसका है, प्रकाश का वेग है, लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वाला। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूल नेचर में होता है। साथ ही साथ इसने एक बात और बोल दी, उसने ये बोला कि तुम जो इंसान हो ना, वो भी एक टाइप से वेव हो, समझ गए, तुम इंसान भी क्या हो, वेव हो। तो फिर यार लोगों ने पूछा, सर हम वेव कैसे हो सकते हैं, हम वेव कैसे हो सकते हैं, सिद्ध करके बताओ। तो यही फॉर्मूला इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि भाई ये जो वेव है ना, जो वेव फॉर्म, ये किसके लिए सही ढंग से लागू होता है, जब पार्टिकल छोटा हो। यानी कि डी ब्रोगली के अनुसार सभी पदार्थ पर लागू है, यानी कि सभी जो पदार्थ है अपने आसपास के, ये बोर्ड है, ये भी क्या वेव है, समझ गए। मैं भी क्या हूँ, वेव हूँ, मैं भी क्या तरंग हूँ। सेम ऐसा ही है जैसे कि आपने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या होता है, दो द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल लगता है ना, मेरे और बोर्ड के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसका मान बहुत कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, समझ गए। सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी है। इसने ये कहा कि डी ब्रोगली के अनुसार सभी पदार्थ, सारे जो मैटर होते हैं उन पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, उनका वेव फॉर्म होता है, तरंग रूप होती है, लेकिन परंतु इसका उपयोग सूक्ष्म कणों के लिए ज़्यादा, जो पार्टिकल छोटे होते हैं बहुत कम, जिनका मास बहुत कम होता है, उनके लिए उसको अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को, उसका उपयोग ज़्यादा। लेकिन जो दैनिक जीवन में जो वस्तु होती है, दैनिक जीवन भले इंसान हो, मैं हूँ, मार्कर हो, कुछ भी है, बोर्ड है, जो भी है, तो उनको अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। रीजन क्या है मैं बताऊँ आपको। लैम्बडा वेवलेंथ क्या होता है, HMC, तो ये तो क्या है, प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक। ये C भी क्या है, फिक्स है। तो एक्चुअली में ये लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/m, यानी कि जब मास कम होगा तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यानी कि जब मास कम होगा वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी वेवलेंथ ज़्यादा मतलब ऐसे वेव बहुत ऐसे बनेगी, समझ गए, ये लेंथ बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन यदि मास ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो वेवलेंथ कम होगी मतलब जो वेव है वो कैसे बनेगी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसका लेंथ ही बिल्कुल छोटा सा आएगा, तो वो वेव टाइप बन ही नहीं पाएगी। ये समझ लो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि बहुत छोटा, इसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत छोटा, समझ गए, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। तो जैसे जैसे अपने मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेव ऐसे बड़ी से ऐसे छोटी बढ़ती जाएगी, ऐसे फिर एक जाके ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ जाएगी, समझ गए। मास कम है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, मास ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य वो बिल्कुल भी लगभग 0 के बराबर, ठीक है, बहुत कम, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से बात क्या होती है क्लियर, कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। ज़्यादा ये थ्योरी आपके माइंड में रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं,
इतना समझो कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है। बात क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले पे अधिकतर सवाल आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं तो फिजिक्स में और लाइफ में कभी ना कभी ये काम ही आता फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भले केमिस्ट्री में काम आओ, फिजिक्स में काम आओ, कहीं ना कहीं सवाल इनसे बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना लैम्बडा एच अपॉन पी। ठीक है, वैसे फिजिक्स में आएगा फॉर्मूला आगे, वहाँ अपन अच्छे से बात करेंगे। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद कौन आते हैं? हाइजेनबर्ग साहब। हाइजेनबर्ग साहब ने क्या सिद्धांत दिया? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। सभी जानते हो, बहुत बार सुना होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, लेकिन अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सिंपल सी बात कही है इसने, लेकिन अधिकतर लोगों को थोड़ा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या किस प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित, यानी किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है। यार ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात क्लियर? चलिए, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति, यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट, बिल्कुल सही स्थिति, यथार्थ स्थिति तथा संवेग ज्ञात करना असंभव। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनकी सही ढंग से एग्जैक्ट, यथार्थ, शुद्ध स्थिति और शुद्ध संवेग, शुद्ध रूप से ज्ञात करना असंभव। यानी इंग्लिश में बोले तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे जो पार्टिकल होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, उनकी अपन एग्जैक्ट पोजीशन और उनका अपन एग्जैक्ट क्या मोमेंटम नहीं निकाल सकते। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उनका मतलब बहुत छोटे साइज, छोटे क्या मतलब बिल्कुल ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनके साइज के बारे में कुछ बात ही नहीं है अभी, और उनका जो मास भी होता है बहुत कम होता है। तो उनके लिए अपन पोजीशन, स्थिति और मोमेंटम, संवेग, उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। फिर उसने दूसरा लाइन ये कहा कि यदि स्थिति शुद्ध रूप से पता की जाए तो संवेग अशुद्ध प्राप्त होगा, और यदि संवेग शुद्ध हो तो स्थिति अशुद्ध। यानी कि उसने ये कहा कि अगर फिर भी मान लो कि आप किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा कुछ भी करके आप एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा भी लोगे, तो आप उसका मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते। समझ गए? अगर आपने कैसे भी करके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा लिया, एग्जैक्ट स्थिति का पता लगा लिया, तो उसके एग्जैक्ट मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते। समझ गए? या फिर अगर आपने गलती से उसके एग्जैक्ट मोमेंटम का पता लगा लिया, तो फिर आप उसकी एग्जैक्ट स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। बात क्लियर? ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसने एक इक्वेशन दी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी। डेल्टा एक्स किसको शो करता है? स्थिति को, पोजीशन, और डेल्टा पी संवेग, मोमेंटम, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको भी अपन फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसने आगे क्या कहा? इसने आगे ये कहा, ये ध्यान रखना, बस एग्जाम में थोड़ा सा ये पूछा जाता है, बस इसका ये फॉर्मूला। इसमें एक एच बार भी आता है, वो चीज़ें अपने फिजिक्स में आएगी, आगे अपन समझेंगे उनको। वो एक्चुअल में क्या होता है, h/2 पाई होता है, h/2, और फिर ऐसे 2 लगा के ये 4 पाई बन जाता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। तो अभी इतना समझो कि भाई इसने क्या कहा नेक्स्ट, कि यदि स्थिति अगर सही से पता चले तो वेग यानी कि संवेग, भाई संवेग की बात करोगे, मोमेंटम की बात करोगे, तो मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है। ठीक है, एम इज फिक्स, एम फिक्स है, वेरी कौन होगा, चेंज कौन होगा? वेग। तो अगर संवेग यानी कि क्या होगा? वेग, और संवेग बदलेगा तो वेग बदलेगा। बात क्लियर? ठीक है, तो यदि आपने स्थिति को सही ढंग से पता लगा लिया, आपने पोजीशन का सही ढंग से पता कर लिया, तो जो वेग होगा, वेलोसिटी में हमेशा क्या रहेगी? अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। समझ गए? उसमें क्या रहेगी? हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। यानी कि आपने यदि पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड कर ली, तो आपको वेलोसिटी में हमेशा अनसर्टेनिटी ही मिलेगी। ठीक है, वो निश्चित ही श्योरली आप फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्ट। उसी प्रकार यदि आपने वेलोसिटी को एग्जैक्ट रूप से फाइंड कर लिया, सही पता कर लिया, तो उसकी जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी होगी, उसमें अनिश्चितता होगी। बात क्लियर? चलिए, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपके क्वांटम संख्या के बारे में ही बात करने वाला है। बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। चलिए, अब देखिए, अब बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। जो पीछे अपने सब कुछ किया वो सब कुछ इसके लिए किया था, क्योंकि लास्ट में अपने निकल के आएगा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या है।
क्योंकि चीज़ों को लिंक करके पढ़ना जरूरी होता है। अगर मैं डायरेक्टली क्वांटम पे जंप करता तो फिर हो सकता था बहुत सारी चीज़ें निकल जाती, आपको समझ में नहीं आता कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो अब आप फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप कहाँ से केमिस्ट्री शुरू हुई, स्टार्टिंग से लगाकर यहाँ तक पहुँच गए। फिर अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही चलेगा आपने, ताकि आप चीज़ भूलोगे नहीं, एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, जोड़ पाओगे, समझ गए। अगर थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो चीज़ आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी, ये कंफर्म है। चलिए, तो अब पढ़ना आपने को श्रोडिंजर तरंग समीकरण, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली है क्या, तो इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति और अनिश्चितता का सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये जो वेव दी गई है, श्रोडिंजर तरंग समीकरण है, ये साइंटिस्ट है श्रोडिंजर, ये श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ये वेव इक्वेशन दी, तरंग समीकरण दी, तो एक्चुअली में इन्होंने दो सिद्धांत फॉलो किए। ठीक है, दो थ्योरी को फॉलो की। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, यानी कि जो डी ब्रोगली ने बोला था, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ाया दोनों। ठीक है, उन दोनों को बेस मान के, उनको आधार मान के उसने एक इक्वेशन बनाई। ठीक, फिर इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर पाए जाने की पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो संभावना होती है, यानी कि इसने इस इक्वेशन के माध्यम से ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, उसके पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो उसने क्या दिया, एक इक्वेशन दी, श्रोडिंजर तरंग समीकरण से दी जाती है। यानी कि ये इक्वेशन क्या एक्चुअली में, ये पूरा, ये एक्चुअली में आप देखोगे ना ऐसे, ये सेम वो ऐसे ही होता है, dx/dy है ना, आप पढ़ते हो। ठीक है, सेम ऐसा कैसे है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। आपने पढ़ा है, समाकलन, अवकलन। तो अवकलन, तो ये डी बोले तो पूरा अवकलन होता है, और ऐसे होता है ना कुछ आंशिक अवकलन, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन, यानी कि जो पार्शियल बोलते हैं ना, पार्शियल अवकलन। ठीक है, ये समझ गए। तो ये हो गया इसको, ये इसका मतलब। ठीक, ये होता है साई सिंबल, ये होता है साई। ठीक है, ये एक्स वाई एच जेड, ये एक्चुअली अपनी जो एक्सेज है उसको शो करता है। ठीक है, एक्स एक्स, वाई एक्स एंड जेड एक्स। ठीक है, और क्या बाकी रह गया? हाँ, मास किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। ई क्या है? टोटल एनर्जी है। और वी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आपको इनको याद नहीं रखना बिल्कुल भी, ना ये इक्वेशन याद रखनी है, नहीं रखनी। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे सर से निकाल से देख लेना कि बस अच्छा ऐसा कुछ है। ठीक है, बाकी कुछ इसको ऐसे रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ठीक, मेन बात क्या है, मेन बात क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो इस सिंबल को बोलते हैं साई, फिजिक्स में ध्यान रखना, साई। तो एक्चुअली साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाई जाने की पॉसिबिलिटीज को शो करता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज है नाभिक के चारों ओर पाई जाने की, उसको शो करता है, संभावना कितनी है। ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके वो एटॉम में न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड उनके होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसके बारे में कौन बात करता है? साई स्क्वायर। अब देखो, यदि साई स्क्वायर अधिक होगा तो क्या होगी? पॉसिबिलिटीज क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? जो ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो एटॉम का है ऑर्बिटल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि भाई वही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में ही तो होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सही का मान कहाँ आएगा? वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए सही का मान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सही किसको शो करता है? उसकी पॉसिबिलिटीज को शो करता है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति या फिर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाएगी। बात क्लियर? अब नाभिक की बात करें कि सर नाभिक में, न्यूक्लियस में साई स्क्वायर का मान 0 होता है। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, तो इसीलिए साई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 0। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है ही नहीं,
तो उसके वहाँ पे पाई जाने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 0। तो इसीलिए साई स्क्वायर का मान 0। बात क्लियर? ठीक है, इतना समझना आपको कि भाई ये साई स्क्वायर किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाई जाने की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज फॉर इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, वो कौन शो करता है? साई स्क्वायर। ठीक, तो न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, इसलिए 0। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जो इसका ऑर्बिटल होगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, अब देखो, अब एक लाइन और मैंने सबसे मैंने बताया था ना कि जो भाई वर्ताकार होगा या दीर्घ वर्ताकार होगा पथ, ठीक है, तो पथ को सुनिश्चित नहीं करता, केवल पॉसिबिलिटीज ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अपन ये नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा या फिर दीर्घ वर्ताकार में मूव करेगा। समझ गए? ये अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ओनली फॉर एक संभावना, एक पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी की अपन बात कर सकते हैं। तो सुनिश्चित नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फिक्स नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन दीर्घ वर्ताकार में ही घूमेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में ही घूमेगा। वी कैन नॉट से फिक्स। ठीक है, ओनली फॉर पॉसिबिलिटीज, उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर यहां से देखो, सबसे मेन श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से पहली 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। अब देखो यहां पे आप इनको जब सॉल्व करोगे ना, इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अपने को 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। और 3 सॉल्यूशन क्या है? वो 3 सॉल्यूशन है 3 क्वांटम संख्याएं। ये 3 सॉल्यूशन क्या है? 3 क्वांटम संख्याएं, यानी कि 3 क्वांटम नंबर है। कौन से क्वांटम नंबर? जो पहली 3 क्वांटम संख्या होती है एन, एल और एम, फर्स्ट 3, वो कहां से प्राप्त होती है अपने को? श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। तो याद रखना हमेशा, फर्स्ट 3 क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर कहां से आए थे? श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। समझ गए? क्योंकि इसने जो इक्वेशन दी ना, इस इक्वेशन से अपन ये पता कर सकते हैं कि एटॉम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, किस पाथ में मूव कर रहा है वगैरह, उसके बारे में अपन आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या निकला था? फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर। ठीक, फिर चूंकि क्वांटम नंबर 4 होते हैं, एक लास्ट में और आया था चक्रण क्वांटम संख्या, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी ये व्याख्या नहीं करता, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से, यहाँ से डेराइव नहीं हुआ था। बाकी तीनों जो क्वांटम नंबर है वो यहाँ से डेराइव हुए थे, इसी क्वेश्चन से डेराइव हुए थे। तो अगली क्लास में अपन क्वांटम संख्या ही पढ़ने वाले, क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर यदि आज तक किसी को समझ में नहीं आया तो मैं कल यानी कि अगली क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। और आपको अगर आज की क्लास में मज़ा आया है तो शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट अच्छे वाले करना और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा देना वीडियो को। ठीक है, शेयर करोगे, अपनी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मेरे लिए और भी बड़ा मोटिवेशन की तरह वो काम करेगा। ठीक है, वैसे भी आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, ओनली फॉर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो मोस्टली आपने किया ही होगा। ठीक है, और नहीं किया होगा तो वो आपकी ईमानदारी है, थोड़ा बहुत ईमानदार बनो। ठीक है, और मेन बात ये है कि भाई सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी वीडियो आएगा टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपके लिए सुविधा कर रखी है, आपको कहीं ढूंढने का काम नहीं। चैनल पे जाओ, अपने प्ले लिस्ट में चेक करो, आपको बिल्कुल सेटअप करके दे रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, समझ गए? बिल्कुल भी मतलब मस्त से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन खैर ईमानदार बनिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, इसको आगे से आगे इस परिवार को बढ़ाइए। ठीक है, कुछ काम अगर अच्छा हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बुरे काम जल्दी फैलते हैं। बुरे काम क्या होते हैं? जल्दी फैलते हैं। बिल्कुल ऐसा वीडियो ऐसे वायरल से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे काम थोड़े से धीरे धीरे, और खास तौर पर वो भी ऐसा बोर्ड, तो फिर चलो ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वांटम संख्या ना उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। सही बता रहा हूँ, जिसको क्वांटम नंबर नहीं आता ना वो अगली क्लास का वेट करना, बिल्कुल समझा दूंगा। और बिल्कुल ये जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोश, उपकोश, ठीक है, शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल वगैरह वगैरह, बिल्कुल सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मतलब ये दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने रख दूंगा। मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक बता रहा हूँ। ठीक है,
चलिए, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और वेट करूंगा आपके प्यारे से कमेंट्स का। थैंक यू सो मच।